हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन से बहुत शुभ समाचार एक आम आदमी के लिए नजर आया और ऐसे लगने लगा कि पूरी दुनिया ने एक शांति की सांस ली, एक चैन की सांस ली जब से खबर आई कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति समझौता हो चुका है और अब ये सीज फायर कर चुके हैं, मतलब सीज फायर कर दिया है। अब ये लड़ाई नहीं करेंगे या ये जो लड़ाई चल रही थी वो बंद हो गई है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो युद्ध चला उसमें एक वर्ड होता है पीस टॉक। जैसे मैंने आपको कहा कि पीस पैक्ट, एक हो गया पीस पैक्ट या पीस एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जिसे आप हिंदी में कहेंगे शांति समझौता। और दूसरी तरफ अगर आप लोग यहाँ पर करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा पीस टॉक्स की जगह सीज फायर। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए ये पीस टॉक्स क्या है, पीस पैक्ट या शांति समझौता क्या है और ये सीज फायर क्या है, यानी युद्ध विराम क्या है। देखो, सीधा सा शब्द ये है कि सबसे पहले अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि युद्ध खत्म हो गया है, शांति समझौते का मतलब सीधा सा बात है युद्ध समाप्त, यानी बिल्कुल तरीके से समाप्त हो चुका है। अब उन दोनों ने कसम खा ली कि भाई अब हम नहीं लड़ेंगे। हालांकि बाद में लड़े तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे इंडिया के अंदर शिमला समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और शिमला एग्रीमेंट के बाद भी ये दोनों खूब लड़ रही हैं। तो इसलिए ये कहा जाए कि शिमला के बाद सब कुछ शांत हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये मान लिया जाता है कि युद्ध अब समाप्त हो गया है, इसके बाद अब ये लोग नहीं लड़ेंगे। अब ये एक दूसरे से वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध विराम का मतलब है रुक गया है युद्ध, खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ और समय के बाद दोबारा ये लड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये समझ लीजिए, क्योंकि ये पहले भी लड़ाई हो चुकी है भाई, 1948 में हुई, फिर 1956 में हुई, फिर 1967 में हुई, फिर 1973 में हुई, फिर उसके बाद 1994-95 में भी हुई, उसके बाद 2008 के अंदर भी हुई, 2009 के अंदर भी हुई, 2014 के अंदर भी हुई और 2021 के अंदर हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये लड़ाई रुक गई? तो आंसर है ये लड़ाई रुकी, मतलब ये लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक गई है। लेकिन क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? तो आंसर है खत्म नहीं हुई। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई जो हुई इसमें जीता कौन? हु वॉन? कौन जीता, कौन जीता, कौन हारा? क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो पैलेस्टीनियंस जो हैं, पैलेस्तीन, और उस पैलेस्तीन में जो हमास है वो ये कह रहा है हम जीते, और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि हम जीते। तो असलियत में जीता कौन? दोस्तों, असलियत में अगर आप देखेंगे यहां पर तो हमास ने 4000 के करीब रॉकेट्स दागे और इजराइल के ऊपर हमला किया। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी एयरफोर्स से लेकर, रॉकेट से लेकर, मिसाइल से लेकर, सबमरीन से लेकर सबका इस्तेमाल किया और जिसे कहते हैं कि खूब ज़्यादा तबाही मचाई, बर्बादी मचाई और लगभग 200 से ज़्यादा इजराइल के लोगों को मार दिया, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। यहीं हमास जो है वो इस फिगर को थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे। हालांकि अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से हारी तो इंसानियत हारी, लेकिन जीता कौन? तो आंसर समझ लीजिए, यहां पर दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे और मुझे ऐसा लगता है कि हमास एक बेवकूफ ऑर्गेनाइजेशन है, इडियट, या यूं कहें कि एक स्टूपिड ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टूपिडिटी के चलते पूरी सिचुएशन के अंदर इसने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन या सिचुएशन को बर्बाद कर दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। एक बेवकूफ़ ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर तरीके से चलता, क्योंकि जो समझदार इंसान होता है वो खुद मरने की जगह सामने वाले को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और बेवकूफ़ जो होता है वो खुद को मार के खुद जब कमज़ोर होता है तब लड़ता है और सामने वाले को मारने का मौका देता है। यहाँ हमास ने बेवकूफ़ी करी और इजराइल को मौका दे दिया, जहाँ वो घिर रहा था वहाँ से बच के निकलने का। और मज़े की बात यह है इजराइल ने इस मौके का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, जीता, बर्बाद किया सामने वाले को, और जो वो करना चाहता था वो भी कर गया। क्या मामला था? मामला दोस्तों असलियत में आप याद कीजिए 7 मई से शुरू हुआ। तब जब ये मामला 7 मई से शुरू हुआ तो अल अक्सा मॉस्क का मामला था। अल अक्सा मॉस्क यानी अल अक्सा मस्जिद का मामला था, जिसके अंदर वायलेंस हुई थी।
और पुलिस ने इस अल अक्सा मस्जिद को खाली करवाया और उस पर कब्जा कर लिया और किसी को नमाज तक नहीं पढ़ने दी। अब पुलिस ने अगर ऐसा किया तो ऑब्वियस सी बात है ये मामला एकदम से इंटरनेशनल मामला बन गया, इंटरनेशनल मामला बन गया। और इंटरनेशनल मामला बनते ही यहां जो है, और साथ में शेख जर्रा का मामला, शेख जर्रा का मामला, यहां जो 6 फैमिलीज हैं, 6 पैलेस्टीनियन फैमिलीज हैं, इनके घर खाली करवाने का मामला था, घर खाली करवाने का मामला था। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, घर खाली करवाने का अगर ये मामला है, घर खाली करवाने का मामला है फिलिस्तीनियों से, तो पूरा फिलिस्तीन, यहां तक कि पूरा अरब वर्ल्ड और बाकी पूरी दुनिया भी इजराइल पर दबाव डाल रही है, बाकी पूरी दुनिया इजराइल पर दबाव डाल रही है कि शेख जर्रा के मामले में, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इंटरवीन किया अल अक्सा और शेख जर्रा के मामले में कि इतने कड़े कदम मत उठाओ, आप फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। यहां फिलिस्तीन के मामले में दुनिया का इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो पैलेस्टीन के साथ था, फिलिस्तीन के साथ इंटरनेशनल सपोर्ट था। अब जैसे ही इंटरनेशनल सपोर्ट यहां फिलिस्तीन के साथ था दोस्तों, यकीन मानो पूरी दुनिया इजराइल के पीछे पड़ी हुई थी, क्रिटिसाइज कर रही थी। यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, अरब वर्ल्ड तो था ही, इंडिया जैसे कंट्रीज भी इजराइल को साफ कह रहे थे शेख जर्रा को खाली नहीं करवाना चाहिए और अल अक्सा के ऊपर ऐसा कुछ मत करना जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों। और इजराइल उस चीज को करने पर तुला हुआ था। तो यकीन मानिए पूरी दुनिया जब इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की सोच रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यकीन मानो अमेरिका जैसा देश जो इजराइल के साथ खड़े होने की पूरी कोशिश करता है, वो भी अगर ये कह रहा है कि शेख जर्रा और अल अक्सा के मामले में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए या कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में पूरा मामला फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था। अब ऐसे में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्ट्रांग पोजीशन के अंदर यहां पर खड़ी हुई थी। यानी पूरी दुनिया का एक जो सपोर्ट, अगर इंटरनेशनल सपोर्ट अगर मिला हुआ है तो कोई भी देश आगे बढ़ सकता है, कोई भी मुद्दा मजबूत हो सकता है। और यकीन मानिए 2014 के अंदर जब फिलिस्तीन को स्टेट विदाउट लैंड का जब स्टेटस मिला, तो इसका, और दुनिया में पहला ऐसा स्टेटस मिला, तो इसका मतलब दोस्तों ये है, इसका मतलब ये है कि स्टेट विदाउट एंड लैंड का, यानी उसे रिकॉग्निशन मिल रही है। अब ऐसे में एंट्री होती है हमास जैसे एक बेवकूफ, निकम्मे, नकारा, मंदबुद्धि, घटिया बुद्धि वाले एक ऑर्गेनाइजेशन की, और इसको सपोर्ट करने वाले वो सभी गधे जो हमास को सपोर्ट कर रहे थे। यार इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गई है, उसे कैश करो ना, उस इंटरनेशनल सपोर्ट को कैश करो, इजराइल पे प्रेशर क्रिएट करो, इजराइल पे दबाव बनाओ। माना ये इलाज लंबा है, माना ये इलाज दुख देने वाला है, माना ये इलाज थका देने वाला है, लेकिन जीत निश्चित है। हुआ क्या? हुआ ये, हमास ने गाजा से इजराइल पे रॉकेट अटैक करने शुरू कर दिए। अब जैसे ही रॉकेट अटैक करने शुरू कर दिए, यहां पर इजराइल के ऊपर आरोप जो लगता है कि हमास को खड़ा करने वाला इजराइल है ताकि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर किया जा सके, वो आरोप बिल्कुल सही नजर आता है। आप खुद सोचकर देखिए, कहां तो जहां जहां पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होती जा रही है, और यही पीएलओ है जिसने 1994 में गाजा को दोबारा से कब्जा कर लिया। लेकिन जब वहां उसकी जगह हमास खड़ा हुआ और पीएलओ जो है वो कमजोर होता चला गया, तो हमास इजराइल का खड़ा किया हुआ है। जब जब पीएलओ ताकतवर होना शुरू होती है, जब जब पीएलओ डोमिनेट करती है, जब जब पीएलओ मजबूत होना शुरू होती है, हमास कोई ना कोई हरकत ऐसी कर देता है कि पूरी दुनिया का भरोसा उस पर से उठ जाता है। नतीजा क्या हुआ? हमास ने रॉकेट अटैक करने शुरू कर दिए, इजराइल को मारने शुरू कर दिए, धमकी देनी शुरू कर दी, रिहायशी इलाकों के ऊपर रॉकेट अटैक्स करने शुरू कर दिए।
रिहायशी इलाकों पे, नॉन कॉम्बेटेंट्स पे। कितने रॉकेट दागे? 4000। इससे कुछ नहीं हुआ। 4000 रॉकेट्स दागने के बाद आपने कितने इजरायलियों को मारा? 6 से 10। 2-3 बच्चे हैं, बाकी बड़े हैं। 6 से 10 इजरायलियों को मारा 4000 रॉकेट से। तो इस हमले को आप क्या कहेंगे? बदले में उन 6 जान की कीमत आपने क्या चुकाई? 200 के करीब आपके 200 जो है 200 डाइड, और उम्मीद है इससे कहीं ज्यादा बर्बाद होंगे। 200 से ज्यादा आपके यहां सिविलियंस या जो भी हैं वो मारे गए, औरतें और बच्चे। उसके बाद आपका जो मेट्रो, जो अंदर टनल सिस्टम था, उसको इजराइल ने बर्बाद कर दिया। एक सुसाइडल सबमरीन जो थी, उस सुसाइडल सबमरीन जो थी उसे बर्बाद कर दिया। आपकी न जाने कितनी बिल्डिंग्स खत्म कर दी, आपका न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। इजराइल को मौका दे दिया आपने। इजराइल को आपने मौका दे दिया कि 4000 रॉकेट्स आपने दागे। उसके अलावा आप उन 4000 रॉकेट्स के अंदर 6 से 10 सिविलियंस को मार पाए, और इजराइल ने आपके अंदर वो तूफान मचाया कि 200 बंदे मर रहे हैं। आपने जितना टनल सिस्टम खत्म किया, बनाया था, डेवलप किया था, आपका वो खत्म हो गया। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। पुल, रोड, सड़कें, लाइनें, बिजली, पानी सब खत्म हो गया। सुसाइडल सबमरीन जो आपने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके रख रखी थी, कहीं से अरेंज की होगी, वो खत्म हो गई। न जाने कितनी बिल्डिंग्स गिर गई। वो जो आपकी 12-13 मंजिलों वाली बिल्डिंग थी, वो जो क्या नाम है, मीडिया हाउस था, वो पूरे का पूरा ढा दिया। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल जो सिंपैथी, इंटरनेशनल सपोर्ट जो थी पूरी दुनिया की, वो अब जाती रही। और वो सपोर्ट अब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। पूरी की पूरी सपोर्ट जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। एक वो जो इजराइल के कॉज को, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा पैलेस्टीन या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हमास को सपोर्ट कर रहा था। अब इजराइल को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि हमास अगर रॉकेट अटैक्स करता है तो उसके लिए तो इजराइल सेल्फ डिफेंस करेगा। तो अभी तक जो इजराइल एक तरीके का कल्प्रिट था, एक तरीके का गुनाहगार था कि उसने धार्मिक मामले अल-अक्सा के अंदर कब्जा किया और लोगों को पीटा। जो गुनहगार था, अब वो एक तरीके से विक्टिम ऑफ टेररिस्ट अटैक हो गया, विक्टिम ऑफ टेररिस्ट अटैक हो गया। और जो बाइडन जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी ये कहना पड़ा कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार इजराइल को है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार इजराइल को भी है। भारत को भी कहना पड़ा कि गाजा पर हमले अगर बंद हो तो इजराइल पर भी हमले नहीं होने चाहिए, टेररिस्ट अटैक्स नहीं होने चाहिए। जब भारत इस तरीके के टेररिस्ट अटैक शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो हमास को एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन मानने की जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहा है। अब असलियत में हमास ने यही तो बेवकूफी दिखाई। जो मामला अल-अक्सा तक टारगेट होना चाहिए था, जो मामला कहीं ना कहीं अल-अक्सा तक टारगेट होना चाहिए था, जो मामला क्या नाम है शेख जर्रा तक टारगेट होना चाहिए था, और जो मामला इंटरनेशनल सपोर्ट और सिंपैथी तक होना चाहिए था, अब अल-अक्सा का मामला गायब। क्योंकि अभी भी वहां पर वही हालात हैं जो इजराइल ने शुरू किए थे। शेख जर्रा का मामला दुनिया के डिक्शनरी से हट गया और एक मेंटेलिटी बना दी कि फिलिस्तीनी अटैकर हैं। पैलेस्टीनियन कॉज, फिलिस्तीन का जो मुद्दा था वो सारा खत्म हो गया। सपोर्ट जो थी वो सारी खत्म हो गई। कुछ मुस्लिम जनता जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है उसको छोड़ दिया जाए, कुछ मुस्लिम जनता जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है उसको छोड़ दिया जाए, और पाकिस्तान और टर्की जैसे 2 देश जो इस्लाम के रहनुमा, इस्लामिक दुनिया के रहनुमा बनना चाहते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश
फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के अगेंस्ट नहीं था। अगर वो इंडिया जैसे देश सपोर्ट में नहीं थे तो अपोज में भी नहीं थे, वो यही कह रहे थे शांति। तो यहां हमास ने पूरे इस मामले में क्या हासिल किया? अपनी बर्बादी के अलावा, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि वॉर विदाउट एनी कॉज फॉर हमास था। जोश जोश में किया गया, प्लान नहीं था और अपनी ताकत थी नहीं। नतीजा आपके सामने है। अब उसका मामला यहां पर समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इजराइल को क्या फायदा हुआ? इजराइल के प्रॉफिट को देखिए, कुछ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले 4000 रॉकेट्स खत्म होने का मतलब यह है कि उसकी लगभग 80% के आसपास रॉकेट्स होंगे, वो खत्म हो गए। जो भी पिछले 5-6 साल में बनाए थे वो खत्म हो गए। उसके बाद मरे, उनकी तो बात चलो छोड़ो, अब इस मेट्रो को डेवलप करने में अगले 6 से 8 साल लग जाएंगे। सुसाइडल सबमरीन दोबारा इकट्ठी करने में भी 6 से 8 साल लग जाएंगे। वही बिल्डिंग, वही पुल, वही सड़कें बनाने में 6 से 8 साल दोबारा लगेंगे। यानी अगर ये सब चीजें पहले से तैयार होती तो अगले 6 से 8 साल में आप और ज्यादा प्रोग्रेस करते, और ज्यादा मजबूत होते और ताकत के साथ हमला करते इजराइल पर, तो शायद इजराइल ज्यादा इजराइल इतना ज्यादा चैलेंज को झेल नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या? आपने अपने 4000 रॉकेट इस्तेमाल करने के बाद केवल हमास ने केवल 6 से 8-10 बंदे मारे। उसके बदले में कीमत जो चुकाई, और वो इजराइल की जीत की तरफ इशारा कर रही है। अगर जीत है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का अगर इलाका है या बर्बादी की बात कर रहे हैं, तो जीत क्या है? बर्बादी की। अपनी पॉलिसी जो थी तुम्हारी, वो तुमने एक्सपोज कर दी कि आप कितनी देर में कितनी धीरे से अटैक करोगे, और अटैक की कैपेसिटी कितनी है और रेंज कितनी है। उसका असर क्या होगा? उसका असर यह होगा कि इजराइल को दोबारा, और सबसे बड़ी बात, जब आप अगले 6 से 8 साल तक इन सारी चीजों को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करोगे, भाई वो 12 या 16 मंजिल बिल्डिंग जो थी जिसमें अल जजीरा का ऑफिस था, उसे दोबारा बनाने में कितना टाइम लगेगा? और वैसे ही सारी जो तोड़फोड़ हुई है उसको दोबारा उठने में कितना टाइम लगेगा? जो लोग माइग्रेट करके गए हैं उनकी जिंदगी को दोबारा बसाने में कितना टाइम लगेगा? लड़ने का जज्बा अच्छी बात है, लेकिन लड़ने का जज्बा भी एक तरीके के साथ होना चाहिए। बेवकूफ़ों की तरह आप अपने से 100 गुना 1000 गुना ताकतवर किसी देश से लड़ोगे तो वो तुम्हें ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मसलेगा। और क्या, उसकी एयर पावर के सामने हमास के पास कुछ है ही नहीं, एयरफोर्स के सामने है ही नहीं। एयरफोर्स ने घुस घुस के जहां बम मारे वहीं सब कुछ उखाड़ना शुरू। नतीजा क्या? नतीजा ये कि इजराइल वाले इसे ग्रास कटिंग का नाम देते हैं कि जैसे घास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस घास को काट दिया जाता है, ऐसे ही एक ग्रास कटिंग एक्सरसाइज थी। घास काटने वाली ग्रास कटिंग एक्सरसाइज थी, और उस ग्रास कटिंग एक्सरसाइज के अंदर इजराइल जीत रहा है। यानी अब उसने हमास को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया कि हमास दोबारा से अगले 4-5 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा या अपनी गर्दन नहीं उठा पाएगा। तो इजराइल जीत गया। तो हमास को क्या मिला? हमास को सिर्फ इस बेवकूफ़ी की सज़ा, ये मतलब कोई सज़ा नहीं मिली, सिर्फ उसने अपना नुकसान कर बैठा, अपने हाथ जला बैठा। और सबसे बड़ी बात हमास के साथ जो हुई वो ये हुई कि हमास ने जो फ़िलिस्तीन के कॉज था उसे और कमज़ोर कर दिया, और फ़िलिस्तीन के विरोधियों को बढ़ा दिया, और इजराइल की सिंपैथी को बढ़ा दिया। इजराइल की सिंपैथी को बढ़ा दिया, और हमास को, इजराइल की सिंपैथी को बढ़ाया और दूसरों को कमज़ोर कर दिया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और ये चीज़ आप अगर नहीं समझते तो उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। कि इजराइल जीता है, भले ही अंदर की राजनीति कुछ क्यों ना हुई, इजराइल का ऑब्जेक्टिव 2 पूरे हो गए। अल अक्सा पे जो सिचुएशन वो चाहता था वैसे क्रिएट हो गई। दुनिया अब उसके बारे में बात नहीं कर रही। शेख जर्रा के मामले में इजराइल उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, वो कब्जा हो गया, दुनिया अब उसकी बात नहीं कर रही। क्योंकि इजराइल ने दुनिया को, हमास ने जैसे ही हमला किया, इजराइल ने दुनिया को इस तरीके से धमका दिया, इस तरीके से डरा दिया कि अब ये युद्ध फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट होने वाला है, या तो हमास को रोक लो। अब पूरी दुनिया इजराइल से शेख जर्रा और अल अक्सा की बात करने की जगह हमास और इजराइल की शांति की बात करने लगी।
शेख जर्रा और हम अल अक्सा के ऊपर तो इजराइल का कब्जा हो ही चुका है। कॉज खत्म कर दिया, बेवकूफ़ाना प्लान नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जब एक ही मामले में दो सरदार खड़े हो जाएं तो वो दो सरदार दुश्मन से लड़ने की जगह पहले आपस में लड़ते हैं, और जब वहां पर आपस में लड़ेंगे तो हमेशा जीत दुश्मन की होती है। और यहां पर यही हुआ, इजराइल के जीतने का सबसे बड़ा कारण ही ये था। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप देखें तो भले ही आज के दिन, और तो सवाल ये है कि हमास वाले आतिशबाजी क्यों कर रहे हैं गाजा के अंदर। वो आतिशबाजी करके ही अपने लोगों को या अपने एरिया के अंदर लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम जीत गए, हमने इजराइल को झुका दिया। लेकिन असली एनालिसिस करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ कहलाएंगे और कुछ नहीं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.